दोस्तों द शिखर क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो श्रृंखला है यह करेंट अफेयर की श्रृंखला है। यानी कि मंडे टू फ्राइडे हम लोग मैथ की क्लास तो करेंगे ही, साथ ही साथ सैटरडे के दिन पूरे वीक का एक करेंट अफेयर श्रृंखला यानी रिवीजन करेंट अफेयर का हम लोग करेंगे। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में जितना ही मैथ का रोल है उतना ही करंट अफेयर का भी रोल है। तो इसलिए इस टॉपिक को भी हमको हल्के में नहीं लेना है। तो आइए हम लोग यह महत्वपूर्ण श्रृंखला को भी शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, दो शब्द आप सभी के लिए कहना चाहूँगा कि कोशिश बावजूद हो जाती है कभी हार। कोशिश बावजूद हो जाती है कभी हार, होकर निराश मत बैठना ऐ यार। होकर निराश मत बैठना ऐ यार, बढ़ते रहना आगे हो जैसा भी मौसम, क्योंकि पा लेती है मंजिल चींटी भी गिर गिर कर कई बार। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करेंट अफेयर श्रृंखला का ये पहला क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया है। जो कि कई सारे प्रश्न ऐसे भी हैं जो कि एग्ज़ाम में आपको पूछे गए हैं। जैसे कि अभी हाल ही में बीईओ का एग्ज़ाम हुआ है, तो कई सारे 3-4 क्वेश्चन मैंने वहाँ से भी लेने का प्रयास किया है। तो उसके जो ऑप्शन तो हैं ही, उसमें ऑप्शन से कई सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे। और जिन जिन चीज़ों को वहाँ से करंट अफेयर में बनाने का प्रश्न प्रयास आयोग द्वारा की गई है, ठीक उन्हीं सब चीज़ों के आसपास से मैंने भी अपने करंट अफेयर में प्रश्नों को नया जोड़ने का प्रयास किया है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि संसार के सबसे बड़े और सबसे फास्ट हाइब्रिड क्वांटम कंप्यूटर के निर्माण के लिए आईआईटी एलुमिनाई किस देश के साथ समझौता किया? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया गया है रूस, चीन, अमेरिका, जापान। तो जो भारत की जो आईआईटी एलुमिनाई संस्था है, इसने रूस के साथ, यानी कि जो ऑप्शन हमारा ए इसका जो सही आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब इसका थोड़ा सा व्याख्या आप जान लीजिए, क्योंकि भारत की जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, ये आईआईटी जो एलुमिनाई, इसको जो है देखिए, जैसे जो समझौता हुआ है उसका मैं फिगर इमेज आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पर आपको जो इमेज देख रहे हैं भारत का, यहाँ पर हमारा प्यारा तिरंगा झंडा पीछे लगा हुआ है और उसके बगल में ये रूस का तिरंगा झंडा है। यानी कि भारत और रूस के बीच यह समझौता किया गया है। और यहाँ कुछ हमारे उस प्रौद्योगिकी संस्थान के डायरेक्टर महोदय हैं, और यहाँ के कुछ कंपनी हैं जो कि, और अमेरिका सॉरी रूस की, उनके बीच जो है यह समझौता हुआ है। तो जैसे कि वहाँ की अ, जो प्रौद्योगिकी संस्थान है, यहाँ के पूर्व छात्रों ने आत्मनिर्भर भारत के उद्देश्य से रूसी स्वामित्व वाली कंपनियों जैसे रोसाल्ट और लोमोनो मास्को टेस्ट यूनिवर्सिटी के साथ भारत में दुनिया का सबसे बड़ा और तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए यह समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन ए होगा यह सही आंसर होगा, यानी कि रूस के द्वारा यह समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है कि वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों में मुद्रा ऋण योजना के लाभार्थियों की सूची में किस राज्य की महिलाएं शीर्ष स्थान पर रही हैं? यानी कि जानते ही हैं आप कि जो मुद्रा योजना है उसमें महिलाओं की भी भागीदारी को बढ़ाने का प्रयास, यानी कि वह भी जो है लोन ले करके और अपनी स्वयं का स्टार्टअप खोल सकती हैं। इसके लिए काफ़ी हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह आह्वान है कि महिलाओं की भी भागीदारी बढ़े। इसके लिए उन्होंने यह योजना का प्रारंभ भी किया है। तो इसमें जो हमारा राज्य है, जैसे ऑप्शन में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब है वह तमिलनाडु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अब इसके बारे में जैसे राज्य देखिए, इसके लिए जो है राज्यसभा में बाकायदा सूची जारी की गई थी। आंकड़े जो है दिए गए थे कि तमिलनाडु की महिलाएं ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका भी
मुद्रा योजना, चूँकि इमेज के माध्यम से आपके दिमाग में रहे वो चीज़ें, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इमेज भी आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास किया है। देखिए यही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इनका लोगो आप सामने देख रहे हैं, ठीक है। इसी के तहत जो है लोन दिया जा रहा है नए स्टार्टअप खोलने के लिए। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे प्रश्न की तरफ। WHO द्वारा हाल ही में किसे पोलियो मुक्त घोषित किया गया है? ये तीसरा हमारा प्रश्न है, जो कि इसमें ऑप्शन दिया गया है अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार। तो हाल ही में यह जो है, यानी लगभग यहाँ पर पिछले 4 वर्षों में कोई भी मामला नहीं आया है, इसलिए जो है WHO ने अब उसे पोलियो मुक्त पूर्णतः घोषित कर दिया है। तो किस देश को? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि अफ्रीका देश को जो है पोलियो मुक्त घोषित अभी हाल ही में किया गया है। आइए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान प्राप्त राज्य है, यानी कौन से राज्य को शीर्ष स्थान पर रखा गया है? किसमें? तो निर्यात तत्परता सूचकांक में। तो देखिएगा इसमें जो शीर्ष स्थान प्राप्त है गुजरात को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। और इसके अलावा आप देखेंगे कि यानी दूसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र को, यानी द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र है, जिन्होंने निर्यातकों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैदानी इलाकों की बात की जाए तो इसमें राजस्थान जो है प्रथम स्थान पर आता है। और हिमालयी क्षेत्रों की बात की जाए, हिमालयी राज्यों में बात किया जाए, तो इसमें प्रथम स्थान पर उत्तराखंड है। तो इस प्रकार से इसका जो सही जवाब होगा वो गुजरात होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, तो देखिएगा अगला प्रश्न है, जीआई टैग प्राप्त किस उत्पाद के लिए ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है? तो जीआई टैग के लिए ई नीलामी जो पोर्टल है वह इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है सही जवाब होगा, यानी को कश्मीरी केसर को। क्योंकि वहाँ पर, यानी कि जो जम्मू कश्मीर के जो कृषि विभाग है उसी के द्वारा जो है कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह जो है ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है। और जैसे आप देखेंगे जो जीआई टैग प्राप्त है, तो ये कश्मीर केसर के अलावा और जो भी ऑप्शन में आपको दिया गया इन सबको भी जो है जीआई टैग का दर्जा प्राप्त है। इसके अलावा आप देखेंगे कश्मीरी केसर को बढ़ावा देने के लिए एक ई नीलामी पोर्टल शुरू किया गया है, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वहाँ के कृषि विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें जो है इसके अलावा भी और आपको जीआई टैग की बात मैं कर रहा हूँ कि जीआई टैग में जैसे आपका दार्जिलिंग का चाय हो गया, तिरुपति का लड्डू हो गया, और कांगड़ा की पेंटिंग हो गई, नागपुर का संतरा हो गया, कश्मीरी पश्मीना, इन सब चीज़ों को भी जीआई टैग के अंतर्गत रखा गया है, यानी इन सबको भी जीआई टैग प्राप्त है। तो इन सब को भी आप लिख लीजिए, लिख सकते हैं यहाँ पर कि जीआई टैग और कौन से ऐसे उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद से आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 6 अगस्त 2020 को भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का कब तक सभी को पीने का शुद्ध जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? देखिए ये जो आपका प्रश्न है, हमने इसको इसलिए समाहित किया है क्योंकि यहाँ से जो अभी बीओ का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ से भी यह प्रश्न नहीं था, लेकिन इससे रिलेटेड प्रश्न इसी प्रकार से पूछे गए थे। मतलब कि जो टारगेट इसमें रखा गया है वहाँ पर भी टारगेट लिया। जैसे मान लीजिए कि वहाँ पर भारतीय जो अर्थव्यवस्था है कब तक $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। फिर इसके बाद से उसी लिए यहाँ पर हमने इस प्रश्न को भी लेने का यहाँ पर प्रयास किया है कि जो है कब तक, उसके बाद से 2022 में किसानों की आय डबल करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसलिए जो है यह प्रश्न यहाँ से किसी न किसी को या यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसलिए जो है यहाँ पर वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना है। तो देखिएगा जो इसका टारगेट है वो 2024 तक का है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वह इसका सही जवाब है।
यानी ऑप्शन नंबर ए 2024 तक जो है पीने के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराने का टारगेट रखा गया है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो विश्व खुशहाली सूचकांक में तो देखिए इसमें जो है हमको महत्वपूर्ण यानी कि मेन जो है आप ये समझिए कि भारत का कौन सा स्थान है और कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहेगा, वहाँ उसको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे, मतलब उसको जानने का ज़्यादा प्रयास कीजिएगा। जैसे तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास किया है। देखिए वार्षिक विश्व खुशहाली रिपोर्ट, देखिए यहाँ से मैंने प्रश्न लेने का प्रयास किया है। देखिए यहाँ पर इसमें फिनलैंड फिर बना सबसे खुशहाल देश, यानी आप देख रहे हैं कि इस बार फिनलैंड को यानी फिनलैंड को जो है प्रथम स्थान प्राप्त है। हाँ, तो फिनलैंड यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह फिनलैंड है, यानी फिनलैंड को लगातार तीसरी बार जो है इनको लगातार तीसरी वर्ष से जो है यह प्रथम स्थान पर यानी खुशहाली की सूची में प्रथम स्थान पर फिनलैंड को प्राप्त है। और भारत का इस स्थान में कौन सा, यह जो हमारा प्रश्न है यानी भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो भारत यहाँ देख रहे हैं आप 144वें नंबर पे है, यानी भारत का स्थान 144वां है। इसके अलावा जो काफ़ी यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न है नीचे, जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाँ, अगला प्रश्न है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो अब देखिएगा यहाँ पे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में, तो इसमें भी आप मुख्य रूप से यानी भारत का कौन सा स्थान है और कौन सा देश प्रथम स्थान पे है, उसको जो है हम लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर हाँ देख रहे हैं आप कि पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक में देखिए ऊपर लिखा हुआ है कि इस सूचकांक में डेनमार्क और लग्जमबर्ग, यानी कि डेनमार्क और लग्जमबर्ग इनको जो है प्रथम स्थान पर, डेनमार्क और लग्जमबर्ग को प्रथम एवं द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है, देख रहे हैं आप। और भारत की बात की जाए तो यहाँ नीचे सूचकांक में भारत का प्रदर्शन, तो इस बार के सूचकांक में भारत ने 180 देशों में से 168वां स्थान, यहाँ पर देखिएगा 168वां स्थान प्राप्त की है। 2018 की बात की जाए कि 2018 में भारत में 100 में से 6 स्कोर के साथ 177वां स्थान प्राप्त किया था। तो यह जो है 2018 की बात है। यानी कि 2020 में जो सूचकांक जारी किया गया, इसमें यह समझिए कि डेनमार्क और प्रथम स्थान पे है और दूसरे स्थान पे लग्जमबर्ग है, और भारत का जो हमारा स्थान है वो 168वां है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, अगला प्रश्न है आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो सतत विकास लक्ष्य में भारत का जो स्थान है वह मैं आपको इसको भी एक इमेज के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए इमेज से जब देखने पर काफ़ी लंबे समय तक, हाँ तो देखिएगा यह आपका सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 जो कि आपको इमेज में आप देख रहे होंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। तो इसमें जो है इंडिया की जो रैंक है आप रेड बॉक्स में देख रहे होंगे, यानी कि यह आपका इंडिया की रैंकिंग कितनी है, तो 117वें नंबर पे इंडिया का यह गोला बनाया है, इसमें आपको रैंकिंग देख रहे होंगे। तो यहाँ पे भारत का आपने रैंकिंग देख लिया कि 117वें नंबर पे है, और यही आपका मैंने प्रश्न बनाया था कि भारत की रैंकिंग क्या है, तो 117। और प्रथम स्थान पर इसमें कौन सा देश है, तो स्वीडन होगा। यानी कि इसका जो सही जवाब इस प्रश्न का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत की रैंकिंग 117वें नंबर पे है। एक क्वेश्चन भाई मैं ना भारत 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है, ये जो आपका ऑप्शन है। और यही प्रश्न जो है अभी जो हाल ही में BEO यानी कि आपका जो खंड शिक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये पूछा गया प्रश्न है। तो इसके यानी यह जो टारगेट रखा गया है यह 2024 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 2024 तक भारत जो है 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था वाला देश हो जाएगा। यानी इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी 2024।
देखिएगा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन 15वें वित्त आयोग के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है और यह आपका बीओ में पूछा गया करंट अफेयर है। तो देखिएगा इसको यहाँ से देखिए, इसके अलावा यानी कि थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन, यानी इससे कई सारी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी, यानी कई एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। देखिए जैसे ऑप्शन है कि भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग 27 नवंबर 2017 को इसका गठन किया गया। दूसरा ऑप्शन है श्री एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष हैं। तो देखिए जो 15वां वित्त आयोग है, यह ये ऑप्शन भी सही था, यानी कि जो 27 नवंबर 2017 को इसका गठन भी किया गया था और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह हैं। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न मिला कि जो 15वां वित्त आयोग गठन कब हुआ, एक क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन यह भी तैयार हुआ कि एन.के. सिंह इसके अध्यक्ष भी हैं, यह भी आपका सही जवाब है। और सी ऑप्शन दिया है कि आयोग की अनुशंसाएं 2020 से 2025 की अवधि के लिए हैं। तो यानी कि जो यह 15वां वित्त आयोग है 2020 से 25 की अवधि के लिए, यह भी आपका सही जवाब है। यानी कि ये तीनों जवाब सही हैं और लास्ट जो आपका ऑप्शन डी है यह आपका गलत जवाब है, जो कि आयोग 30 अक्टूबर 2020 को अपना प्रतिवेदन देगा। तो यह जो है आपका गलत आंसर है। तो प्रश्न में आपको गलत ही पूछा गया है, यानी सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही जवाब है। बाकी तीनों प्रश्न यहाँ पे सही हैं, ए बी सी जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। हाँ, अगला प्रश्न है कि स्वच्छ भारत मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। देखिए दो बातें इसमें दी गई है, उन दोनों को बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो देखिए पहला बात कहा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन संपूर्ण समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है। तो यानी यह भी बातें सही हैं। दूसरा क्या है कि अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उसके नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल तथा सामाजिकता का एक हिस्सा है। यानी जो दोनों बातें कही गई हैं स्वच्छ भारत मिशन योजना, जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दोनों ही बातों का वर्णन है, यानी कि दोनों बातें सही हैं। यानी इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों सही है, यह हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जनवरी 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के 287 नगरों में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित है। तो प्रदूषित इसकी सूची जो है जारी की गई थी कब, जनवरी 2020 में, और उसमें जो है झरिया जो कि झारखंड में है, यानी ये इसके जो है सबसे सर्वाधिक प्रदूषण यहाँ पर है, यानी कि इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रीन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए इसमें भी दो बातें दी गई हैं और यह भी जो है बीओ में पूछा गया प्रश्न है और इसके पहले वाला भी, यानी ये तीनों चारों प्रश्न जो है ये बीओ एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिएगा पहली बात यहाँ कही है कि ग्रीस ने कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति चुना है। तो यह सही घटना है, यानी ग्रीस के द्वारा कैटरीना साकेलारोपोलू को देश के जो इतिहास में पहली बार महिला राष्ट्रपति चुना गया है, सही घटना है। दूसरा बात है कि कैटरीना पहली राष्ट्रपति हैं जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं हैं। तो यह भी कथन दूसरा वाला भी सही है, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा यानी कि सी, यानी दोनों ही कथन सही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी। और देखिए जैसे यहाँ पे राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किसी पार्टी से यानी कि किसी राजनीतिक दल से आप संबंध रखें। जैसे अपने यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कहा जाए तो हमारे भी देश में ऐसे कई राष्ट्रपति हुए हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, वह भी जो है किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए नहीं थे और वह भी देश के राष्ट्रपति उन्हें बनाया गया था। जैसे इस समय वर्तमान में अगर हम अपनी राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी की भी बात करें तो वह भी जो है किसी पार्टी विशेष से संबंध नहीं रखते हैं और उन्हें यानी कि इससे पहले कभी वो एमपी या एमएलए का चुनाव नहीं लड़े, पार्टी से नहीं जुड़े रहे और फिर भी जो है उन्हें राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 1 अगस्त 2020 को संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने अरब जगत के पहले परमाणु शक्ति संयंत्र बराकाह की शुरुआत की।
यूएई ने कब तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। तो यह जो है देखिएगा, ये जो यूएई है उसने जो है दक्षिण कोरिया के साथ मिल कर के यहाँ पे परमाणु शक्ति संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पर? बराकाह में। और आगे भी उनका जो है टारगेट है कि हम 2000 जो टारगेट उन्होंने रखा है 2050 तक का रखा है कि 2050 तक जो है हम 50% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने का उन्होंने लक्ष्य रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, और देखिए यूएई के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करें तो यूएई जो है ओपेक यानी कि जो पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक देश हैं उसमें या ओपेक देशों के समूह में आता है, और यह जो है चौथा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल उत्पादक देश भी है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 जुलाई 2020 को विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2020 जारी की गई। यूएनओडीसी वाइज डाटा के अनुसार वर्ष 1999 से 2018 के बीच विभिन्न वन्य जीवों की कितनी प्रजातियों की तस्करी पकड़ी गई है? तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, यानी कि 6000 इसका सही जवाब होगा। यानी इन जो है यानी आप देखेंगे कि जो इन तस्करी में कई सारे जीव हैं, जैसे कि पैंगोलिन पक्षियों, कछुओं, बाघों, भालुओं तथा अन्य वन्य जीव हैं जिनकी तस्करी की समस्या पर ध्यान आकर्षित किया गया है, और उसी को ध्यान में रखते हुए ये रिपोर्ट जारी किया गया था। अगला प्रश्न है, हाँ देखिएगा अगला प्रश्न है, 9 अगस्त 2020 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने बायो कंपोस्ट समृद्ध इको फ्रेंडली ग्लोबुले जो कि बिग नाम दिया गया है नाम से स्वदेशी सीड बाल नाम से विकसित किया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो सही जवाब होगा, यानी कानपुर आईआईटी ने यह विकसित किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अब इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या आप जान लीजिए कि इसे जो है आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप एग्निस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया गया है, और इस प्रकार के बीजों के लिए जो है जुताई या गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं होती है। इनको लक्षित स्थान पर फेंक दिया जाता है, और पानी के संपर्क में आने पर ये जो बीज है वो अंकुरित हो जाते हैं, और अपने आप जो है यह मतलब इनकी फसल उगाती है। सीड बाल की खोज सबसे मतलब इससे पहले जो जापान के एक फुकुओका ने किया था, और उससे पहले इसकी बात की जाए कि सर्वप्रथम आधुनिक पिछले भी में हम लोग चलें यानी प्राचीन में चलें तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहां पर पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का शुभारंभ किया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप इम्पोर्टेंट में समझिएगा। तो यह जो है जो उन्होंने जो उद्घाटन किया है ऑप्टिकल फाइबर केबल का, यह इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जो यह सेवा अंडमान निकोबार के प्रमुख द्वीपों जैसे कि चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर से छोटा अंडमान और पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप को आपस में जोड़ने के लिए इसका उद्घाटन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों को बेहतर और सस्ती इंटरनेट सेवा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए सस्ती इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह शुरू किया गया है। हाँ देखिएगा लास्ट प्रश्न है, एक्ट ईस्ट नीति का संबंध है किससे है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार को बढ़ावा देना ऑप्शन नंबर ए है। दूसरा महाराष्ट्र कर्नाटक एवं केरल राज्यों को जोड़ना ऑप्शन सी है। एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध तथा राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। तो यही इसका सही जवाब है, यानी कि एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध तथा राजनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देना। थोड़ा सा इसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो देखिए एक्ट ईस्ट नीति यह है क्या? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध तथा रणनीति को साझेदारी
साझेदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत में जो एक्ट ईस्ट नीति की बात करें तो पहले यह जो है लुक ईस्ट नीति के नाम से जाना जाता था, यानी जो इसका पुराना नाम था इससे पहले वो लुक ईस्ट नीति के नाम से था। और उसको जो है जो भूतपूर्व यानी कि पुराने जो हमारे पीएम थे जो पीवी नरसिम्हा राव, उनके द्वारा 1991 में इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि वर्तमान में जो हमारे वर्तमान पीएम है मोदी जी ने 2014 में इसका नाम बदल करके एक्ट ईस्ट यानी कि पूरब की ओर देखो नीति कर दिया है। तो इसका जो सही जवाब है, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो यही एशिया प्रशांत क्षेत्रों में आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंध तथा राजनीतिक साझे इस नीति का यही संबंध है, इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा इस करंट अफेयर श्रृंखला का यह पहला वीडियो है। आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अन्य अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। इसी प्रकार से सैटरडे हर वीक में जो है जो पूरे वीकली करंट अफेयर है मैं श्रृंखला के साथ आप सभी के समक्ष हाजिर होऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।